नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं विजय बंसल, मैथ लेक्चरर, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल चांदपुरा, ब्लॉक जाखल, डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद, हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट से। आज हम क्लास 9th के चैप्टर 7th त्रिभुज उसकी अगली प्रश्नावली 7.3 के क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम जो मेनली बात करेंगे वो RHS नियम पर बात करेंगे। RHS जैसे हमने अभी तक सर्वांग समता के 3 नियमों पर बात की पहली 2 प्रश्नावली में। SSS मतलब भुजा 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 नियम, SAS भुजा कोण भुजा नियम, जो 2 भुजाएं थी उनके बीच का कोण आपका बराबर होना चाहिए था। और तीसरा नियम हमने पढ़ा कि ASA मीन्स 2 कोण बराबर और 1 भुजा। इसके अंदर स्पेशल आपके एक तरह की छूट थी कि आपकी वो भुजा के दोनों तरफ के कोण हो या साइड वाला तीसरा कोण हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 2 कोण अगर आपस में बराबर हैं तो तीसरा कोण आपके पास उस त्रिभुज का ऑटोमेटिक बराबर होता ही होता है। ठीक है, मीन्स वो हमेशा बराबर होगा ही होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। अगर जैसे हमारे पास, मैं आपको एक बताऊं, मान लीजिए एक त्रिभुज है जिसके 1 2 3 कोण का जोड़ 180 डिग्री है, और दूसरी त्रिभुज है 4 5 6, इनकी त्रिभुज के जोड़ कोणों का जोड़ भी 180 डिग्री है। तो आपके पास ये जोड़ आपस में हम कहें बराबर हो गया, ये इसके बराबर है। अगर 1 4 के बराबर है, 2 5 के बराबर है, तो आपके पास 3 6 के बराबर होगा ही होगा। इस नियम के तहत हम इसलिए हमने इसको पढ़ा भी था। सिर्फ इस नियम के अंदर छूट है कि हम इसको AS लिख लें, SAA लिख लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी इसके अंदर अगर हम बदल कर लिखना चाहें, जैसे हम SSA या ASS लिखना चाहें तो ये गलत है हमारे लिए। RHS का मतलब R मतलब राइट एंगल मतलब समकोण, H मतलब हाइपोटेन्यूस मीन्स कर्ण, और S मतलब साइड मतलब भुजा। मीन्स एक आपके पास इसके अंदर समकोण और दूसरा इसके अंदर कर्ण, ठीक है, और तीसरा इसके अंदर भुजा। ठीक है, आपके पास ये 3 चीज़ें आप इसके अंदर बराबर करेंगे। ठीक है, उस चीज़ के आधार पर रहेगा हमारे पास, क्योंकि जो 90 डिग्री का कोण हुआ वो आपका 2 भुजाओं के बीच में बनता है। जैसे एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं तो जो 90 डिग्री का कोण बनता है वो 2 भुजाओं के बीच में बनता है। अगर इस भुजा को और इस भुजा को हम दूसरी किसी त्रिभुज की भुजा के बराबर करते हैं तो वो आपका नियम ये बन जाता है SAS। इसके अंदर ये एक कोण होगा, इन दोनों में से एक भुजा होगी और की कर्ण हमारे पास। ठीक है, अब उसी के आधार पर हम इसके अंदर क्वेश्चन देखेंगे। इसके अंदर हमारे पास प्रश्नावली 7.3 का सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। बहुत कम क्वेश्चन हैं इसके अंदर, सिर्फ 5 क्वेश्चन हैं और बड़े ही छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं। इसमें देखें, प्रश्नावली 7.3 का पहला क्वेश्चन दिया है, सिद्ध आकृति आपको दी हुई है इन्होंने 7.39। त्रिभुज ABC और त्रिभुज DBC एक ही आधार पर बने BC पर बने 2 समद्विबाहु त्रिभुज हैं, जैसा आकृति में दिखाया गया है। समद्विबाहु का मतलब हुआ कि AB बराबर में आपके पास AC और BD बराबर में है DC के। ठीक है, A और D भुजा BC के एक ही ओर स्थित हैं। यदि AD बढ़ाने पर BC को P बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, जैसा आकृति में दिखाया गया आपका, तो हमें सिद्ध करना है। ये त्रिभुजों के भाग दिए गए हैं 4। अब इन्हीं को अब दिया है सिद्ध करना, यहाँ से किताब से लिख लेंगे। हम आकृति बनाकर इसके पहले भाग के अकॉर्डिंग चलना शुरू करते हैं। हमें जो जो सिद्ध करना होगा हम उसके अकॉर्डिंग चलते चले जाएंगे। देखें, क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास आपको त्रिभुज दी गई है, त्रिभुज ABC, और आपके पास एक दूसरी त्रिभुज दी गई है BDC। इन दोनों को मिलाकर ये बिंदु P पर यहाँ पर काट रही है। ठीक है, हमें प्रमाण के अंदर देखें, सबसे पहले जो सिद्ध करनी है, सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABD व त्रिभुज ACD, ठीक है, इन दोनों को हमें सर्वांगसम सिद्ध करना है। अब इन दोनों को सर्वांगसम सिद्ध करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, हम इन दोनों ही त्रिभुजों को सबसे पहले ले लेते हैं। ABD, अच्छा दिया है, मैं आपको पता है AB बराबर में AC और BD बराबर में DC, ये आपको दिया हुआ है। आपके त्रिभुज देखें, ABD ये त्रिभुज होगी, ACD ये त्रिभुज होगी। दोनों में AD बराबर में AD, पहले भाग के लिए कर रहे हैं, कॉमन है आपके पास। ठीक है, और AB बराबर में AC पहले 2 बिंदुओं से मिलकर बनी हुई भुजा, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, और पहले दूसरे और तीसरे बिंदु से BD बराबर में CD, ये भी आपको क्या है, दिया है। तो दोनों त्रिभुजें इसलिए क्या होगी, त्रिभुज ABD सर्वांगसम त्रिभुज ACD, भुजा 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 नियम से। ठीक है, इसमें भुजा भुजा नियम लगा क्योंकि समकोण का जिक्र ही नहीं था, तो हम RHS नियम तो इसके अंदर लगा ही नहीं सकते। ठीक है, अब हम इसके अंदर कुछ भी बराबर लिख सकते हैं। हमने
कोण एक बराबर में कोण दो लिख लिया। ठीक है, अब हम कर लेते हैं कि कोण एक बराबर में हमारे पास कोण दो है। किस चीज़ से? CPCT से। ठीक है, इसके साथ हम कुछ और लिखना चाहें तो वो भी हम बराबर में लिख सकते हैं, हमारी चॉइस पर डिपेंड करता है। हमें AP को कोण A और कोण D का समद्विभाजक सिद्ध करना है। तीसरे पॉइंट के अंदर AP हमारे पास कोण A का समद्विभाजक तो हो गया, क्योंकि हमने यहाँ पर सिद्ध कर दिया इस चीज़ को CPCT से। अब हमें कोण D का करना है। कोण D मतलब ये आपके पास आंतरिक या बाहरी, ऐसा कुछ नहीं कहा गया। ठीक है, तो हम इसी त्रिभुजों के अकॉर्डिंग अगर कोण 3 बराबर कोण 4 भी लिख दें, कोण 3 बराबर कोण 4 CPCT से। ठीक है, आंतरिक अगर बाहरी आपके बराबर हैं तो आंतरिक भी बराबर होंगे ही होंगे। अगर मान लीजिए त्रिभुज BCD के इन कोणों की बात की हो इन्होंने, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसलिए AP कोण A व कोण D को समद्विभाजित करती है। ठीक है, समद्विभाजित करती है, मतलब आपके पास आपका तीसरा पॉइंट भी सिद्ध हो गया। उसके बाद हम दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। दूसरे पॉइंट में क्या कह रहा है आपका, ये यहाँ पर पॉइंट का जिक्र करना हो तो कर दें, नहीं करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये आपके तीसरे पॉइंट के लिए हो गया। अब दूसरे पॉइंट के लिए, दूसरे पॉइंट में क्या सिद्ध करना है? त्रिभुज ABP व त्रिभुज ACP। इस एक्सरसाइज की सबसे खासियत यही है कि आप जिन भी त्रिभुजों को सर्वांगसम करने के लिए दिया गया हो, आप उन त्रिभुजों को लें। हमेशा कम से कम, वैसे तो आपके ज़्यादातर हमने जितने भी देखे अभी तक क्वेश्चन किए हैं, हम 7.1 7.2 कर चुके हैं, परिमेय कर चुके हैं। ठीक है, सभी के अंदर लगभग हम 20 के करीब क्वेश्चन कर चुके हैं। सभी के अंदर आपको मिला है कि जिन त्रिभुजों को आपने सर्वांगसम करना था उसकी तीनों ही चीज़ें अधिकतर आपको दी हुई थी। एक या दो क्वेश्चन ऐसे आए जिसके अंदर आपको स्पेशली उस चीज़ों को पहले हल करना पड़ा। ठीक है, अब हमें ABP मीन्स AVP इस पूरी बड़ी त्रिभुज की बात कर रहा है, और ACP इस बड़ी त्रिभुज की बात कर रहा है। इनमें देखिए AB बराबर में AC ये आपको दिया हुआ है, और AP बराबर में AP ये आपके पास कॉमन हो गया, और कोण 1 बराबर में कोण 2 इन दोनों त्रिभुजों में है हमारे पास प्रमाणित। देखिए AB बराबर में AC आपको दिया हुआ है, AP दोनों में कॉमन आ गया, और इन दोनों भुजाओं के बीच में बनने वाला कोण, क्योंकि RHS में ही छूट है कि आप साइड वाला कोण ले सकते हैं 90 डिग्री के, लेकिन इसमें तो छूट नहीं है ना, इसलिए बीच वाला कोण ही होना चाहिए था। तो वही बीच वाला कोण आपके पास आया है यहाँ पर। इसका मतलब क्या हुआ कि त्रिभुज AVP सर्वांगसम त्रिभुज ACP हो गया, और किस नियम से? भुजा कोण भुजा नियम से। ठीक है, हमारा तीसरा पॉइंट सिद्ध हो गया। अब चौथे पॉइंट के लिए हम काम शुरू करेंगे कि चौथे पॉइंट में क्या दे रहा है आपको। ये चौथे में देखिए आपको सिद्ध करना है कि जो AP रेखाखंड है वो BC का लंब समद्विभाजक है। BC का लंब समद्विभाजक, तो आपने इन त्रिभुजों को किया इसी के मैं दूसरे और तीसरे बिंदु से BP बराबर में अगर CP लिख लूँ CPCT से, समद्विभाजक तो सिद्ध हो गया हमारा। अब हमें लंब समद्विभाजक भी सिद्ध करना है, तो उस चीज़ के कारण हम क्या करेंगे, मैं कोण 5 और कोण 6 की बात कर लेता हूँ कि कोण 5 और कोण 6 भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। क्यों बराबर हुए? ये CPCT से। ठीक है, अब कोण 5 और 6 बराबर हैं CPCT से, परंतु कोण 5 प्लस कोण 6 बराबर में 180 डिग्री, क्योंकि रैखिक युग्म हो गया ये। ठीक है, ये हमारे पास रैखिक युग्म हो गया। एक ही लाइन पर बने हुए कोण, एक ही लाइन पर बने हुए दो कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है, और दोनों बराबर हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों के दोनों का मान क्या हुआ? 90 डिग्री है। ठीक है, 90 डिग्री है, तो आप लास्ट में क्या लिख देंगे कि AP रेखाखंड BC का लंब समद्विभाजक है। AP रेखाखंड BC का, ठीक है, लंब समद्विभाजक है। ये चीज़ हो जाएगी हमारे पास। हम इसको BC का लंब समद्विभाजक कह देंगे, BC का लंब समद्विभाजक है। ठीक है, हमारे पास हमारा पॉइंट सिद्ध हो गया, पहला क्वेश्चन हमारा। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रहा है आपको ये, इसमें देखिए कहना AD एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC का एक शीर्ष लंब है जिसमें AB और AC बराबर दिए गए हैं। मीन्स दिया है कि अंदर आपके पास इन्होंने एक समद्विबाहु त्रिभुज दी है जिसमें AB और AC बराबर हैं। तीसरा कौन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 देखें।
त्रिभुज ए बी सी है आपके पास, ए बी बराबर में ए सी दिया है। त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर में ए सी, ठीक है। और हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना के अंदर 2 पॉइंट दिए हैं इन्होंने। क्या कह रहा है पहले पॉइंट के अंदर, ए डी रेखाखंड बी सी को समद्विभाजित करता है। ए डी एक समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब है, शीर्ष लंब दिया गया, मतलब ये भी आपको दिया गया है कि ए डी लंब है बी सी पर, ठीक है। ये चीज़ आपको दी गई है इन्होंने। तो हमारे पास सिद्ध करना है पहला नंबर, तो ये इसका समद्विभाजक है, मतलब बी डी बराबर में डी सी। दूसरा में क्या सिद्ध करना है, इसमें ए डी कोण ए को समद्विभाजित करता है, मीन्स कोण नंबर 1 बराबर में कोण नंबर 2। ये चीज़ें सिद्ध करनी है हमें इसके अंदर। प्रमाण देखें इसका, हम इसको पहले क्वेश्चंस को रब कर देते हैं हमारे। ठीक है, ये जो ए डी लंब है वो आपका बी सी पर खींचा गया। अब प्रमाण देखें, आपके पास 2 त्रिभुजें बिल्कुल साफ और स्पष्ट बन रही हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम इनको कर देंगे। त्रिभुज ए डी बी व त्रिभुज ए डी सी में, ठीक है। आपके पास इसमें देखें ए डी बी व ए डी सी में ए डी बराबर में ए डी, ये आपके पास कॉमन है, ठीक है। और ए बी बराबर में ए सी, ये आपको दिया हुआ है। और कोण नंबर 3 बराबर में कोण नंबर 4, क्योंकि 90 डिग्री है ये, ठीक है। आपके पास 90 डिग्री, उसके सामने की भुजा कर्ण बराबर होगी, और दोनों भुजाओं में से एक भुजा ए डी और ए डी बराबर होगी, क्योंकि कॉमन थी वो। तो दोनों त्रिभुजें आपकी क्या होगी, सर्वांग होगी। और नियम यहाँ पर क्या लग गया आपका, RHS नियम, ठीक है। अब RHS नियम के साथ आपकी पहली भुजा, दोनों त्रिभुज सर्वांग है, तो बी डी बराबर में डी सी सी पी सी टी से, और कोण नंबर 1 बराबर में कोण नंबर 2, ये भी हम क्या कर देंगे, सी पी सी टी से बराबर कर देंगे, ठीक है। अब इसके अंदर हमारे पास सेम इसी क्वेश्चंस को हम क्या करते हैं, हमारे नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन है, हम पहले तीसरा या चौथा करने से पहले, क्योंकि सेम इसी क्वेश्चन का ही भाग है वो आपका, हम क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या दे रहा है वो आपको, कहना त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, जैसे इसी क्वेश्चन नंबर 2 में थी, ठीक है। आप देख सकते हैं ऊपर, जिसमें ए बी बराबर ए सी है, वो भी दिया हुआ था। ए पी लंब है बी सी पर खींचकर दर्शाया गया है, उसमें ए डी लंब था, इसमें ए पी लंब दिया गया, बस फर्क इतना है। सिद्ध करना है हमें कौन बी बराबर कौन सी। वैसे तो आप जानते हैं कि बराबर भुजाओं की सम्मुख कौन भुजाएं बराबर होती हैं, पिछले एक्सरसाइज में सिद्ध कर चुके हैं। आप उस नियम के तहत अगर 1 नंबर का आता है तो आप सिद्ध कर दें, लेकिन हमें यहाँ पर क्या करना है, 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो थोड़ा सा हम उसको सर्वांगसम कंसेप्ट का यूज़ कर लेंगे, ठीक है। आपके पास इसमें क्या है, ये ए पी दिया गया आपको, ठीक है, और यहाँ पर पी ना कर हम पी बिंदु का उपयोग करेंगे। बस उसी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग आपको जो सिद्ध करने हैं वो बदल गए हैं। इसके अंदर आपको सिद्ध करना है कि कोण बी बराबर में कोण सी, ठीक है, ये चीज़ें हैं। अब त्रिभुज इसके अंदर बिंदु पी डी नहीं है, पी है, तो हम उसी बिंदु का यूज़ करेंगे। त्रिभुज ए पी बी और त्रिभुज ए पी सी में ए पी कॉमन हो गया दोनों में, ठीक है। और आपके पास ए बी बराबर में ए सी, ये इन्होंने दिया हुआ है, क्वेश्चन में 5 में भी दिया हुआ था। 2 नंबर में आपके पास डी भी लिखा गया, इस लंब के ऊपर इस बिंदु को डी कहा गया, इसमें पी कहा गया, प्रूफ सारा सेम, ठीक है। कोण नंबर 3 बराबर में कोण नंबर 4, 90 डिग्री हो गया। ऊपर क्योंकि हमने यूज़ कर रहे हैं, इसलिए जब आप 5 नंबर कोण कर रहे होंगे तो आप इनके तो नाम देंगे नहीं ना, आपको 1 और 2 की तो यहाँ जरूरत ही नहीं है, तो आप इनको ही 1 और 2 नंबर दे लोगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो आप लिख लोगे वो भी 1 और 2 लिख लेंगे, बाकी 3 और 4 भी लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप चाहे 8 और 10 लिख लें, बाकी 8 तक आपने कोई किसी को नंबर दिया ही नहीं है, तब भी लिख सकते हैं कि बिना किसी दिक्कत के, ठीक है। दोनों त्रिभुजें क्या होगी आपकी, सर्वांगसम होगी। नाम डी ना आएगा नाम के अंदर, बस नाम के अंदर में ख्याल रखना है, पी आएगा। ए पी बी सर्वांगसम है हमारे पास ए पी सी के। तो अब सी पी सी डी से हम ए वी पी का कोण बी और ए पी सी का कोण सी, तीसरे बिंदु पर बनने वाला कोण, कोण बी बराबर में कोण सी, सी पी सी टी से, ठीक है। ये हमारा सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास बिल्कुल डिटो क्वेश्चन नंबर 2 की तरह था हमारे पास, उसको किया हमने। आगे हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और 4।
क्वेश्चन नंबर 4 कर लें, क्वेश्चन नंबर 3 कर लें, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले जो मर्जी कर सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखें क्या दे रहा है आपको। कहना त्रिभुज ए बी सी और की दो भुजाएं ए बी और बी सी, माध्यिका ए एम, दूसरी त्रिभुज की भुजाएं पी क्यू क्यू आर और माध्यिका पी एन के बराबर हैं। इन दो त्रिभुजों के भागों को आपने, अलग अलग त्रिभुजों के नाम दिए गए हैं, उनको हमें सर्वांग सिद्ध करना है। ठीक है, आकृतियाँ देखें, आपके पास ये आकृतियाँ दी गई हैं ए वी सी, और ये माध्यिका है हमारे पास ए एम। दूसरी आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है, ये पी क्यू आर और माध्यिका है हमारे पास पी एन। दिया है उन्होंने हमें ए बी बराबर में पी क्यू, बी सी बराबर में क्यू आर और ए एम बराबर में पी एन। ठीक है, एम और एन मध्य बिंदु है, चाहे इसको मतलब कि मध्य बिंदु है तो इसको सीधा ही लिख देते हैं हम। मतलब बी एम बराबर में एम सी आधा बी सी, व क्यू एन बराबर में एन आर आधा क्यू आर, क्योंकि मध्य बिंदु दिया गया ना, ये माध्यिका है हमारी, मतलब एम इसका बी सी का मध्य बिंदु हो गया। तो हमने इसको चाहे माध्यिका के रूप में शब्दों में लिख दें, चाहे इसको हल करके हमने भुजाओं के भाग करके उस प्रकार से लिख दिया। सिद्ध क्या करना है आपको, इसके अंदर त्रिभुजाएं सिद्ध करने के लिए दी गई हैं, नंबर 1 और नंबर 2। सबसे पहले हमें सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी एम और त्रिभुज पी क्यू एन, ये आपस में सर्वांग सम है। इसमें देखें ए बी बराबर में पी क्यू आपको दिया हुआ है, ए एम बराबर में पी एन आपको दिया हुआ है। ठीक है, सॉरी हम आपके पास कौन माना था, तीसरी कोई कोण हमारे पास बराबर दिया नहीं गया ना, ये 90 डिग्री के शीर्षलंब दिए गए तो हम इसको 90 डिग्री के कोण ले लेते। अभी तो माध्यिकाएं हैं, माध्यिकाएं हैं, तो इस कंसेप्ट को करने के लिए हमें क्या करना होगा, हम सबसे पहले इन्हीं की बात करेंगे। बी सी बराबर में क्यू आर, जो ये बीच में भुजा में बराबर दी हुई है, दिया हुआ है हमें। अगर ये पूरी बराबर है तो आधी भी बराबर होगी। ठीक है, अगर ये पूरी भुजा बराबर है तो आधी बराबर होगी, और बी सी की आधी हमने लिख ली बी एम, और क्यू आर की बराबर आधी लिख ली हमने क्यू एन। तो अब इसी चीज़ के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, जो त्रिभुज हमें सर्वांग सम करनी है हम उन्हीं त्रिभुजों को ले लेते हैं। सबसे पहले भाग के अंदर जो दी गई हैं आपको, त्रिभुज ए बी एम व त्रिभुज पी क्यू एन में जब आप इन त्रिभुजों को लेते हैं, इसमें देखें बी एम बराबर में क्यू एन, ये जो हमने ऊपर अभी सिद्ध किया है, ये प्रमाणित हो गया आपकी। ठीक है, बाकी दो भुजाएं तो आपको पता ही है, इसके अंदर दी हुई हैं आपकी, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है हमें। ठीक है, उन्हीं को हम लिखेंगे। ए बी बराबर में पी क्यू दिया है, और ए एम बराबर में पी एन, ये भी हमें क्या है, दिया है। ठीक है, दो आपके पास तीनों ही भुजाएं बराबर होगी, तो दोनों त्रिभुजाएं क्या होगी आपकी, सर्वांग सम त्रिभुज ए वी एम सर्वांग सम त्रिभुज पी क्यू एन। और नियम लग गया इसके अंदर भुजा भुजा भुजा, क्योंकि तीनों ही भुजाओं के नियमों का प्रयोग किया हमने। ठीक है, इसके अंदर कोण तो हमें कोई दिया नहीं गया था, तो इसलिए हमने कोण के कंसेप्ट का यूज़ नहीं किया इसके अंदर। अब हम इसके अंदर दूसरा में सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी, पूरी बड़ी त्रिभुज को पी क्यू आर के बराबर सर्वांग सम सिद्ध करना है। ए बी बराबर में पी क्यू हमें दिया गया है, और बी सी बराबर में क्यू आर हमें दी गई है। ठीक है, तीसरा, या तो तीसरी भुजा बराबर हो हमारी ए सी और पी आर, या इन दोनों भुजाओं के बीच का कोण बराबर हो। हम इधर वाली त्रिभुजों को सर्वांग सम कर चुके हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम कोण बी बराबर में कोण क्यू लिख सकते हैं सी पी सी टी से। ठीक है, कोण बी बराबर में कोण क्यू आ गया हमारे पास। ठीक, अब हम जो हमें दूसरा सिद्ध करना उसको लेंगे, त्रिभुज ए बी सी। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी लेते हैं, त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर में कोण बी बराबर में कोण क्यू, क्योंकि प्रमाणित है आपके पास ये। ठीक है, और ए बी बराबर में पी क्यू और बी सी बराबर में क्यू आर, ये दोनों हमें दिए हुए हैं। ठीक है, दोनों दिए गए हैं, तो आपकी जो त्रिभुजें हैं, दो भुजाएं और इसकी चीज़ के कारण क्या हो जाएंगी भुजाएं, त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज पी क्यू आर होगी, दो भुजाएं और एक कोण
मतलब SAS नियम के कारण हमारी ये त्रिभुजें क्या होगी, आपकी सर्वांग सम होगी। ठीक है, इसके साथ ही हमारे पास इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन रह जाता है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4, उसको करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखें क्या दे रहा है आपको, कहना BE और CF एक त्रिभुज ABC की दो बराबर शीर्षलंब हैं, RHS सर्वांग समता नियम का प्रयोग करना है। इस क्वेश्चन को आप सेम डिटो ये देखें 7.2 प्रश्नावली का, ठीक है, हम अपनी पिछली वीडियो में कर चुके हैं। जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसके अंदर हम इन चीज़ों को कर चुके हैं, इस बिल्कुल सेम डिटो क्वेश्चंस को। ठीक है, लेकिन वहाँ हमने जो नियम का प्रयोग किया था वो था हमारे पास ASA नियम, उसमें दो कोण और एक भुजा थी। इसमें इन्होंने स्पेशल हमें RHS नियम की बात कर दी। सिर्फ उस चीज़ के कारण हमें इस क्वेश्चन को अलग से करना पड़ रहा है। एग्ज़ाम के अंदर आप किस प्रकार से करके आएँ, वो कई बार आपके टीचर्स आपको अलाउ कर देते हैं कि आप दूसरा नियम भी यूज़ कराएँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मोस्टली वैसे एग्ज़ाम के अंदर कभी मेंशन भी बहुत कम आता है कि आपको इस क्वेश्चन को प्रूफ करने के लिए स्पेशल इसी नियम का प्रयोग करना है। ठीक है, बहुत कम बार ऐसा मिलता है कि आपको एक नियम स्पेशल मेंशन कर आ जाए, अदरवाइज़ हमारे नियम कभी भी मेंशन नहीं किया जाता। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने करना क्या होगा, हमें त्रिभुज ABC दी हुई है इन्होंने, और यहाँ से BE और CF ये दो लंब इस पर गिराए गए हैं। ठीक है, हमें सिद्ध करना है इसके अंदर एक समद्विबाहु त्रिभुज है, मतलब AB बराबर में AC हमें सिद्ध करना है। अब इसके अंदर दिया है क्या बनेगा वो देखें, इसमें हमारे पास दिया है त्रिभुज ABC में BE लंब AC व CF लंब AB। ठीक है, दिया गया हमें, और ये जो लंब है, शीर्ष लंब है, ये आपस में बराबर दिए गए हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है BE और CF एक त्रिभुज ABC के दो बराबर शीर्ष लंब हैं, ये बराबर दिए गए हैं। हमें सिद्ध करना है, हमें इसके अंदर इसको एक समद्विबाहु त्रिभुज सिद्ध करना है, मतलब AB बराबर में AC सिद्ध करना है। इसके अंदर बाउंडेशन आपकी लगा दी है इन्होंने कि हमें RHS नियम का ही प्रयोग करना है। वहाँ आपको ध्यान होगा, हमने जो क्वेश्चन नंबर 7.2 का किया था, त्रिभुज ABE और ACF ली थी, मतलब आपके इन शीर्ष लंबों के ऊपर की त्रिभुजें ली थी। यहाँ हम इसलिए क्या करते हैं, इनके नीचे की त्रिभुजें ले लेंगे। ठीक है, इन्हीं घावों के साथ बनी हुई है हमारे पास, कि हम नीचे ऊपर की जगह इन शीर्ष लंबों के साथ बनी हुई नीचे की त्रिभुजें ले लेंगे। उन्हीं के अकॉर्डिंग हम इस कंसेप्ट को सिद्ध करने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से हम इसको बना सकते हैं। और इसमें हमने देखना है कि हमारे पास नीचे की त्रिभुजें लें तो BEC होगी, त्रिभुज BEC वह त्रिभुज F के साथ हमें F बिंदु बीच में लिया है। ठीक है, तो इसको हम घुमाकर लिखेंगे, क्योंकि B अगर हम BFC करते हैं, ठीक है, या इस प्रकार से लिख सकते हैं BFC BEC, तो ये पूरा कोण लिया हमने। इसके अंदर लेना पड़ेगा CFB, तो तीसरे बिंदु पर पूरा कोण लें, तो इस त्रिभुज का नाम देंगे CFB। ठीक है, ताकि आपके पास पूरे कोण पर पूरा कोण हो, 90 पर 90 कोण हो। अब इसमें देखें BEC इसके दूसरे बिंदु पर ये 1 नंबर कोण, CFB इसके 90 दूसरे बिंदु पर 90 कोण, कोण 1 बराबर में कोण 2 90 डिग्री हो गया। और पहले और तीसरे बिंदु से मिलकर बनी भुजा BC बराबर में BC, ये आपकी कॉमन होगी। ठीक है, और इसकी आपके पास पहले दो बिंदुओं से मिलकर बनी BE और CF, ठीक है, ये बराबर है, ये शीर्षलंब थे आपको दिए हुए हैं, तो दोनों त्रिभुजें क्या होगी, आपकी सर्वांग सम होगी। और नियम इसके अंदर RHS वाला ही लगा, क्योंकि 90 डिग्री का कोण उसके सामने की भुजा कर्ण होगी और साथ में एक ये भुजा ले ली गई आपकी। ठीक है, तो दोनों त्रिभुजें आपकी सर्वांग सम हुई RHS नियम के से। अब RHS नियम से सर्वांग सम हुई है, ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, कुछ भी बराबर लिख लें। BEC इसके तीसरे बिंदु पर कोण C है, और CFB इसके तीसरे बिंदु पर कोण B है। ठीक है, किससे, CPCT से। लेकिन हमें तो क्या करना है, इसको सर्वांग समद्विबाहु सिद्ध करना है। ठीक है, और बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आप उसी को लिखेंगे, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, सॉरी बराबर भुजाओं के नहीं, बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं, क्योंकि कोण तो आपके पास आ गया ना, यहाँ उल्टा नियम लिखे हैं हम, बराबर कोणों की
सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। अकेला सम्मुख भुजाएं तक भी लिख कर आप छोड़ देते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आपके पास कौन सी के सामने भुजा कौन सी होगी, ए बी, और इसके सामने कौन सी होगी, ए सी। दो भुजाएं बराबर होगी, इसलिए क्या हुआ, त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, ये हम बोर्ड में जगह नीचे नहीं है हमारे पास, इसलिए बराबर में करते हैं। आपने इस पोर्शन को सारे को नीचे की तरफ ही लिखना होता है। ठीक है, ओके। हमारे पास इसी प्रकार से प्रश्नावली 7.3 हमारी कंप्लीट हुई। अब हमारे पास एक सिर्फ 7.4 हमारी इस चैप्टर की पेंडिंग है। उसके साथ ही हमारे जो सारे 7 चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। और अब आज हमारी 7.3 कंप्लीट हो गई है। इसके रिगार्डिंग आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो मुझे इस वीडियो को लाइक करेंगे। और कोई भी प्रॉब्लम है, कोई कंसेप्ट आप समझना चाहते हैं, कोई उदाहरण की कोई प्रॉब्लम आप समझना चाहते हैं, कोई भी उदाहरण इस पूरे 7 चैप्टर का अगर आपको लगता है कि मुझे समझना है तो उसके लिए मुझे प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। क्योंकि मैं 7.4 अभी एक दो दिन ठहर के ही आपके लिए बनाऊंगा, ताकि आप पिछले अभी तक इनको कंप्लीट कर लें। और जो भी कोई उदाहरण आपको लगता है कि हमें समझना है, आप मुझे कमेंट कर सकें। ठीक है, उसके बाद मैं आपके लिए 7.4 एक्सरसाइज की वीडियो बनाऊँगा। ठीक है, तब तक आप कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करते रहें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों मित्रों के साथ इसको ज़रूर शेयर करें। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।